नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राजद्रोही तत्वों से निपटने की चुनौती। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उन तत्वों को बल नहीं मिलना चाहिए जिनका आचरण वास्तव में राजद्रोह के दायरे में आता है। अंग्रेजों ने 152 साल पहले राजद्रोह का जो कानून बनाया था, उसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के आकांक्षी भारतीयों का दमन करना और ऐसा माहौल बनाना था कि कोई भी उनकी हुकूमत को चुनौती न देने पाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी इस कानून का शिकार बने। इनमें बाल गंगाधर तिलक और गांधी जैसे नेता भी शामिल थे। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना। लेकिन जिस तरह इस संविधान के कुछ विधान वही रहे जो अंग्रेजी सत्ता के दौरान थे, उसी तरह भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के कई नियम कानून वही बने रहे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इनमें राजद्रोह कानून भी है। चूंकि इसे एक दमनकारी कानून माना गया, इसलिए इसे लेकर रह रहकर सवाल भी उठते रहे। कभी राजनीतिक दलों की ओर से, कभी मानवाधिकारवादी संगठनों की ओर से और कभी न्यायपालिका की ओर से भी। यह माना जाता है कि आज़ादी के बाद भी इस कानून को बनाए रखने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई ताकि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए चुनौती बने तत्वों का सामना किया जा सके। 1962 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की टीम ने केदारनाथ सिंह के मामले में राजद्रोह कानून की उपयोगिता और सीमाओं को लेकर एक अहम निर्णय दिया था। फिर भी ऐसी शिकायतें स्वर शांत नहीं हुए कि इस कानून का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे शिकायती स्वरों का मूल कारण यह है कि सरकारों के स्तर पर राजद्रोह कानून के दुरुपयोग का सिलसिला कायम रहा। अनेक मामलों में यह देखने को भी आता है कि सरकारें अपने कटु आलोचकों अथवा राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल भी करती है। राजद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के सिलसिले के बीच बीते दिनों इस कानून को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जब केंद्र सरकार से राय जाननी चाहिए तो पहले तो उसने इस कानून को बनाए रखने की पैरवी की, लेकिन फिर प्रधानमंत्री के अप्रशासनिक कानूनों को खत्म करने की पहल का सवाल देते हुए उस पर पुनर्विचार का भरोसा दिया और उसके लिए 3 माह का समय मांगा। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, बल्कि इसकी समीक्षा होने तक ऐसे मामलों में कोई कदम न उठाने का आदेश भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जिस तरह यह कहा कि किसी के भी खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं होगा, उससे उन तत्वों को बल नहीं मिलना चाहिए जिसका आचरण वास्तव में राजद्रोह के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय कुछ भी हो, किंतु ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि राजद्रोह का प्रत्येक मामला सरकार की मनमानी का परिचायक ही होता है। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि देश में वैसी कोई गतिविधियां नहीं हो रही जो राजद्रोह के दायरे में न आती हो। नक्सलवादी संगठन तो खुलेआम संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देने में लगे हुए हैं। शहरों में रह रहकर नक्सलियों को अपना सक्रिय और वैचारिक समर्थन देने वाले, जिन्हें अब अर्बन नक्सल कहा जाने लगा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही कहते हैं। नक्सलियों की तरह पंजाब या कश्मीर में पाकिस्तान पर आयोजित राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी किसी से छिपी नहीं है। पंजाब की कुछ ताज़ा घटनाएं नए सिरे से चिंता को बढ़ाने वाली है। हाल के समय में पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में युद्ध जैसी विद्रोही सक्रियता कुछ कम अवश्य हुई, परंतु शून्य नहीं हुई। वास्तव में देश में कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी हुई हैं। इनमें से अनेक ताकतें अपने विचारों और विशेषतः अतिवादी विचारों के जरिए ही सक्रिय हैं। ये वे ताकतें हैं जो यह चाहती हैं कि उनके अतिवादी विचारों को भी वैचारिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाए। यह न तो उचित है और न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इसी से तो अराजकता और अव्यवस्था ही बढ़ेगी।
यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश की एकता, अखंडता और संविधान के साथ साथ नियम कानूनों को धता बताने वाले अतिवादी विचारों को सहन किया जाता रहा तो लोकतंत्र को सहेज कर रख पाना कठिन होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो अनेक देश राजद्रोह कानून के मामले में भारत को नसीहत देते रहते हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ अलगाववादी शक्तियों से निपटने के लिए कुछ कठोर कानून बना रखे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि अंततः कोई विचार ही अपने अतिवादी रूप में चिंगारी बन जाता है और विद्रोह या विध्वंस का कारण बनता है। इतिहास हमें यही सबक देता है कि विचारों की क्रांति का जरिया बनते हैं और वह कभी कभी विध्वंस और हिंसा का कारण भी बन जाते हैं। सकारात्मक क्रांतिकारी विचारों और अतिवादी विचारों में जो अंतर है उसे हर किसी को भली भांति समझना होगा। अतिवादी विचारों के जरिए समाज और देश में वैमनस्य एवं विद्रोह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण उपाय सरकार के पास होना ही चाहिए, भले ही इसे राजद्रोह के बजाय किसी अन्य संज्ञा से परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई बार राजद्रोह शब्द का उल्लेख मात्र अतिरंजित और अनावश्यक प्रतीत होने लगता है। निश्चित रूप से सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन हर स्वतंत्रता की तरह अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी एक सीमा है और इसकी सीमा भी होती है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर अतिवादी विचारों के साथ देश के संविधान, उसकी एकता और अखंडता को चुनौती दी जाएगी तो फिर सरकार के पास ऐसे तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त कानून होने चाहिए। सवाल यह है कि विचारों की स्वतंत्रता, विविधता अथवा क्षेत्रवाद की आड़ में जो लोग संविधान और देश की एकता, अखंडता को चुनौती देने के साथ ही उसे छिन्न भिन्न करने का इरादा रखते हैं, उन्हें राजद्रोह के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।